अंतर्मन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 1957 में लिखी गई एक बहुत ही प्रभावशाली किताब के कुछ हिस्सों पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। हाँ, कार्ल युंग की द अनडिस्कवर्ड सेल्फ। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब एक ऐसा सवाल उठाती है जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया है, राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े बड़े आंदोलन हैं, सब हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। सही बात है। हर कोई चाहता है कि हम एक भीड़ का, एक झुंड का हिस्सा बन जाएं। तो ऐसे में एक अकेले इंसान का क्या होता है? वो अपनी पहचान कैसे बचाए? हाँ, वो अपनी सोच, अपनी अंदर की आवाज को कैसे बचाए रख सकता है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि युंग के इन गहरे विचारों को जरा आसान भाषा में समझें। कि वो इस समस्या को देखते कैसे हैं और फिर इसका रास्ता क्या बताते हैं। बिल्कुल। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जरूर। तो युंग अपनी बात की शुरुआत करते हैं उस माहौल से जिसमें वो लिख रहे थे। हाँ, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, आयरन कर्टन। हाँ, और हर तरफ एक डर था, एक बेचैनी थी। लेकिन वो कहते हैं कि ये खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, मिसाइलों या सेनाओं में नहीं। असली खतरा तो इंसान के दिमाग के अंदर है। यही बात, ये थोड़ी गहरी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि युंग एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे थे। वो उसे कहते हैं मास माइंडेडनेस। मास माइंडेडनेस? जी, यानी कि एक सामूहिक मानसिकता। जब कोई इंसान एक बड़ी भीड़ का या किसी कट्टर विचारधारा वाले समूह का हिस्सा बनता है, तो उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति, उसकी तर्क करने की क्षमता वो कमजोर पड़ जाती है। अच्छा। वो फिर दिमाग से नहीं बल्कि भावनाओं से चलने लगता है। ये तो हम आज भी देखते हैं। मतलब किसी रैली में देख लीजिए या ऑनलाइन हेट ग्रुप्स में, लोग ऐसी बातें कह जाते हैं या कर जाते हैं जो वो शायद अकेले में कभी ना करें। बिल्कुल। युंग इसी को मानसिक महामारी कहते हैं, एक साइकिक एपिडेमिक। मानसिक महामारी? वाह। जैसे कोई वायरस फैलता है ना, वैसे ही एक खतरनाक विचार या भावना पूरी आबादी में फैल सकती है। और भीड़ में क्या होता है कि व्यक्ति की अपनी जो अंतरात्मा की आवाज है वो दब जाती है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और वो समूह के नारों में, उसके झूठे सपनों में बस बह जाता है। अच्छा, तो ये बात मुझे बहुत मजेदार लगी। युंग कहते हैं कि इस पूरी बीमारी की जो असली जड़ है वो है आत्मज्ञान की कमी। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो खुद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन युंग कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मतलब जो हम सोचते हैं कि मैं खुद को जानता हूँ, वो सच नहीं है। हाँ। और यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है। युंग के हिसाब से जिसे हम मैं कहते हैं, वो तो सिर्फ हमारा सचेत मन है, हमारा ईगो। अच्छा। ये तो बस चेतना के एक विशाल समंदर में एक छोटा सा टापू है। और उस टापू के नीचे एक पूरा महासागर छिपा हुआ है, हमारा अचेतन मन। वाह। हमें पता भी नहीं होता कि उस गहराई में कौन कौन से खजाने छिपे हैं और कौन कौन से राक्षस। और असल में वही हमारी जिंदगी की धाराओं को कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारी असली ऑपरेटिंग सिस्टम तो बैकग्राउंड में चल रही है और हमें उसका पता तक नहीं है। एकदम सही। आप सोचिए, हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारा लिवर या पैंक्रियास ठीक कैसे काम करता है? लगभग किसी को नहीं। किसी को नहीं। युंग कहते हैं हमारे दिमाग का भी यही हाल है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और इसी अज्ञान का फायदा उठाकर बाहरी आइडियाज और प्रोपेगेंडा हम पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल, एक वायरस की तरह, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, कौन से दरवाजे खुले हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इसी सिलसिले में युंग विज्ञान की और खास तौर पे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की आलोचना करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट। क्योंकि आज तो हम हर चीज के लिए डेटा और साइंस पर निर्भर करते हैं। तो क्या वो ये कह रहे थे कि ये सब गलत है? ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, युंग विज्ञान के खिलाफ नहीं थे। वो सिर्फ उसकी एक सीमा की तरफ इशारा कर रहे थे। अच्छा। सांख्यिकी क्या करती है? वो लाखों लोगों का डेटा लेकर एक औसत इंसान की तस्वीर बनाती है ना? हाँ। लेकिन असल में कोई भी इंसान औसत नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, उसकी अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग दुनिया है। हाँ, और ये बात तो आज के बिग डेटा और एआई के युग में और भी ज्यादा मायने रखती है। हम सबको लगता है कि डेटा सच बताता है, लेकिन युंग की नजर से देखें तो ये एक तरह का धोखा है। ये हमें एक औसत इंसान की कहानी सुनाता है, जबकि दुनिया में कोई भी इंसान औसत होता ही नहीं है। बिल्कुल। और ये नजरिया धीरे धीरे व्यक्ति की अहमियत को कम कर देता है।
आप और मैं, हम सिर्फ एक नंबर, एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाते हैं। सही बात है। और जब व्यक्ति की अहमियत कम होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी कम हो जाती है। फिर व्यक्ति की अंतरात्मा की जगह कौन लेता है? सरकार की नीतियां। हाँ, रीजों देता या राष्ट्रहित जैसी बड़ी बड़ी बातें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर विज्ञान और समाज दोनों मिलकर एक व्यक्ति को सिर्फ एक आंकड़ा बना रहे हैं तो एक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो जाता है। और प्रकृति का नियम है कि खालीपन को कोई ना कोई भरता है। तो सवाल ये उठता है कि व्यक्ति के इस खालीपन को कौन भर रहा है? यूं कहते हैं कि इस खालीपन को भरता है राज्य, द स्टेट। राज्य मतलब सरकार, देश, सिस्टम। यही सबसे बड़ा आदर्श बन जाता है। व्यक्ति के जीवन का मकसद अपनी खुशी या अपना विकास नहीं रह जाता, बल्कि राज्य की सेवा करना बन जाता है। और धीरे धीरे ये राज्य पूजा में बदल जाता है। बिल्कुल, राज्य एक भगवान जैसी हस्ती बन जाता है जिससे हर चीज की उम्मीद की जाती है, और ये सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है। लेकिन इंसानों को तो किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत होती ही है। एक सहारा चाहिए होता है। पारंपरिक रूप से ये काम तो धर्म का था। तो युंग धर्म को इस तस्वीर में कहाँ देखते हैं? युंग के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि सच्चा धर्म व्यक्ति को राज्य और समाज के दबाव से बचाता है। ये उसे एक ऐसी अलौकिक शक्ति से जोड़ता है जो किसी भी सरकार या किसी भी विचारधारा से बड़ी होती है। मतलब एक ऐसा सहारा जो भीड़ में खो जाने से बचाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या संगठित धर्म जैसे चर्च, मंदिर या मस्जिद ये काम कर पाते हैं? क्योंकि कई बार तो वो भी सत्ता के साथ ही खड़े नजर आते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। युंग धर्म यानी रिलीजन और पंथ यानी क्रीड में फर्क करते हैं। अच्छा। धर्म एक बहुत ही निजी, बहुत ही गहरा अनुभव है, उस अलौकिक शक्ति के साथ आपका सीधा रिश्ता। जबकि पंथ एक सामाजिक और संगठित व्यवस्था है जिसमें रस्में हैं, नियम कायदे हैं। और युंग चेतावनी देते हैं कि पंथ या संगठित धर्म अक्सर राज्य के साथ समझौता कर लेते हैं। हाँ, और जब कोई तानाशाही आती है तो वो धर्म के इसी काम को चुरा लेती है, फिर राज्य ही भगवान बन जाता है। तानाशाही की विचारधारा ही पंथ बन जाती है और राज्य की गुलामी ही पूजा। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। और अगर हमारे सुनने वालों को कालियुग के ये विचार इतने गहरे लग रहे हैं, हाँ, इतने गहरे लग रहे हैं और इस पर और जानना चाहते हैं, तो एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसी चर्चाएं जारी रखने में मदद मिलती है। चलिए अब वापस आते हैं। जी। तो युंग की ये बातें उन देशों पर तो साफ साफ लागू होती हैं जहां तानाशाही है, लेकिन वो कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया, जिससे हम आजाद दुनिया कहते हैं, वो भी इसी खतरे का सामना कर रही है। ऐसा क्यों? वहां तो लोकतंत्र है। क्योंकि बीमारी की जड़ एक ही है। पश्चिमी दुनिया भी उसी तर्कवादी, भौतिकवादी और सांख्यिक सोच पर चलती है, जो व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया को महत्व नहीं देती। हाँ, उसकी आत्मा को महत्व नहीं देती। वहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, राजनीतिक समूह हैं जो व्यक्ति को अपनी भीड़ में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी सफलता का पैमाना बाहरी है, पैसा, शोहरत, ताकत। बिल्कुल। और नतीजा वही होता है, व्यक्ति अपनी अंदर की आवाज से दूर हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर राजनीतिक सिस्टम, सामाजिक आंदोलन और यहाँ तक कि संगठित धर्म भी हमें नहीं बचा सकते, तो रास्ता क्या है? युंग के अनुसार इलाज क्या है? युंग का जवाब बहुत सीधा है और बहुत मुश्किल भी। वो कहते हैं कि हल किसी बाहरी आंदोलन में नहीं है, हल हर एक व्यक्ति के भीतर है। भीतर? हाँ, एकमात्र और सबसे मजबूत उपाय है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान? और इसका मतलब सिर्फ अपनी आदतें या पसंद नापसंद जानना नहीं है। इसका मतलब है हिम्मत करके अपने अचेतन मन के उस गहरे महासागर में उतरना। अपने अचेतन मन में उतरना, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता है। युंग ने भी फ्रॉइड के इस डर का जिक्र दिया है कि कहीं हमारे अंदर से अंधकार का काला सैलाब बाहर ना आ जाए। ये डर बहुत स्वाभाविक है। हम सब अपने मन के उन कोनों में झांकने से डरते हैं जहां हमने अपनी कमजोरियां, अपना गुस्सा, अपनी शर्मनाक इच्छाएं सब छिपा रखी हैं। युंग इसी अंधेरे हिस्से को हमारी परछाई कहते हैं, द शैडो। परछाई? हाँ, ये हमारी शख्सियत का वो हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं। और हम इसे सिर्फ छिपाते ही नहीं हैं, हम इसे दूसरों पर थोप भी देते हैं, है ना? बिल्कुल। और यहीं से दुनिया की आधी से ज्यादा नफरत पैदा होती है। अच्छा।
कैसे? जब हम अपनी परछाई को खुद में देखने से इनकार करते हैं तो हम उसे अपने दुश्मन में देखने लगते हैं। हम दूसरे लोगों में, दूसरे समुदाय में या दूसरे देश में वही बुराइयां देखते हैं जो असल में हमारे खुद के अंदर छिपी होती हैं। ये तो हम रोज देखते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, जब कोई किसी को देशद्रोही या लिबरल या भक्त कहकर गाली देता है। हाँ। तो क्या वो असल में अपनी ही परछाई या अपने किसी डर को दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रहा है? यूंग के हिसाब से तो यही लगता है। यूंग यही कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में असली शांति और इंसानी जुड़ाव बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करने से नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हम अपनी खुद की परछाई को पहचानने की हिम्मत करेंगे, जब हम ये स्वीकार करेंगे कि हम भी उतने ही अपूर्ण और कमजोर हैं जितना वो इंसान जिसे हम नफरत करते हैं। सच्चा मानवीय रिश्ता परफेक्शन पर नहीं बनता, बल्कि हमारी साझा अपूर्णता पर बनता है। वाह, तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का जो सार निकलता है वो ये है कि एक ऐसी दुनिया में जहां भीड़, विचारधाराएं और बड़े बड़े सिस्टम हमें निगल जाना चाहते हैं, यूंग का संदेश है कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। बिल्कुल। समाज का भविष्य किसी एक नेता या किसी एक आंदोलन पर नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के आत्मज्ञान और उसकी अपनी आत्मा को बचाने पर निर्भर करता है। हाँ, यूंग के शब्दों में व्यक्ति ही वो छोटा सा वजन है जो आखिर में तराजू का कांटा झुका देता है। क्या बात है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। यूंग कहते हैं कि हमारा दौर एक कायरोस है। कायरोस, इसका क्या मतलब है? कायरोस मतलब एक ऐसा निर्णायक मोड़, एक ऐसा समय जब हमारे पुराने सिद्धांत और विश्वास टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। अच्छा। वो एक सवाल पूछते हैं कि क्या आज के इंसान को ये एहसास है कि वो अपने भीतर के इंसान की जीवन रक्षक कहानी खोने की कगार पर है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो आज सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि मेरी अपनी जिंदगी में मेरी पहचान और मेरे जीवन का अर्थ वो कितना बाहरी समूहों से आता है, मेरी नौकरी, मेरी राजनीतिक पार्टी या मेरे धर्म से, और कितना खुद की एक गहरी और ईमानदार समझ पर बना है। क्या मैं खुद के उन हिस्सों को जानने की हिम्मत रखती हूँ जिन्हें मैं देखना पसंद नहीं करती? हमारे वो अंधेरे वाले हिस्से भी। बिल्कुल, हमारी परछाई। अगर आपको कार्ल यूंग के विचारों की ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो इस बातचीत को लाइक करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए अंतर्मंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।